नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल केआर एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक जिसका नाम है समकालीन भारत उसका अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसका चैप्टर हमारा एक रहेगा जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हमारा चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। तो विद्यार्थियों, संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में काम ली जाती हैं, जिसको बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मशीनरी है और आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वे संसाधन कहलाते हैं। यानी वो सभी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में आसपास उपलब्ध हैं, जो मानव के लिए उपयोगी है, वही क्या है? संसाधन। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे संसाधनों के प्रकार। तो विद्यार्थियों, संसाधनों के प्रकार में हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। विद्यार्थियों, जैव संसाधन में मनुष्य आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाते हैं और वनस्पति जैसे पेड़ पौधे आ जाते हैं। वहीं पर अजैव संसाधनों में चट्टानें आ जाती हैं, धातुएं आ जाती हैं, लोहे खनिज हो सकते हैं। अब देखेंगे विद्यार्थियों, हम जो संसाधन है उसको सांप्रता के आधार पर है। जो संसाधन वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला है वो है नवीनीकरण योग्य, जिसमें सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। दूसरा है जो अनवीनीकरण योग्य, जिसमें हो गया खनिज हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए। जैसे सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है और जैसे ही सूर्य निकलता है दूसरे दिन हमें ये जो नवीनीकरण योग्य के रूप में मिलते हैं। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है हमारे वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, जो स्वयं व्यक्ति के लिए काम आता है। जैसे उसकी भूमि हो गई, जिसका जैसे व्यक्तिगत कुआं हो गया, जैसे व्यक्तिगत बाग हो गया। दूसरा जो स्वामित्व के आधार पर है वो सामुदायिक संसाधन है। उसमें जैसे चारण भूमि हो गई, शमशान भूमि हो गई, मंदिर हो गए। ये क्या है? एक समुदाय के लिए काम में आते हैं। तीसरा जो है संसाधन वो होते हैं राष्ट्रीय संसाधन। उसमें जैसे जल हो गया, जल में जैसे नदियाँ हो गई, वन हो गए, वन्य जीवन हो गए। ये सभी क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम संसाधन देखेंगे तो देखेंगे समुद्री तटरेखा से दूर जो महासागरीय संसाधन है उसे ही हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम विद्यार्थियों देखेंगे संसाधनों को विकास के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो संसाधनों को विकास के आधार पर भी हम चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हमारा संसाधन है वो संभावित संसाधन, जैसे पवन और सूर्य ऊर्जा। दूसरा जो है विकसित संसाधन, उसमें जिनका उपयोग हमें वो वर्तमान समय में हम कर रहे हैं, वो क्या है? विकसित संसाधन है। तीसरा है जो भंडार संसाधन, भंडारित संसाधन, जिसका तकनीकी के अभाव से अभी जो है इसका जो उपयोग है हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको वजह हम निर्माण करने में अभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है जो जो चौथा है वो हमारा संचित कोश संसाधन है, जिसे तकनीक की सहायता से कार्य किया जाता है। जैसे नदियों द्वारा जल विद्युत उत्पन्न करना, यानी नदियों के ऊपर पुल बना के, डैम बनाकर उसके ऊपर जो है पानी के द्वारा, पानी के बहाव के साथ में बिजली का उत्पादन करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्यार्थी वो है हमारा संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इसका उपयोग एक नियंत्रण तरीके से किया जाता है और उस संसाधन को आगे की पीढ़ियों तक बचा कर रखने की नीति को ही हम क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। अब पढ़ेंगे हम संसाधन संरक्षण के उपाय। संसाधनों को हम कैसे बचा सकते हैं? तो विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके हम संसाधनों को बचा सकते हैं। इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट है जो अपशिष्टों से कमी और प्रदूषण पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। समन्वित पर्यावरण तंत्र का प्रबंधन बनाना चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को संसाधनों का महत्व समझाकर इसका उपयोग करने का तरीका भी बताना चाहिए, जिससे हम संसाधन है वो अपने आगे की पीढ़ियों तक बचा कर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मृदा अपरदन, यानी जो मृदा है उसका अपरदन कैसे होता है? तो सबसे पहले जल के द्वारा, जैसे कहीं पर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस समय नदियाँ बहती हैं, तो नदियों के द्वारा जल अपरदन यानी नदियों के द्वारा उत्खान मचा दिए जाते हैं, खाइए पड़ जाती हैं। दूसरा है जो वायु अपरदन, जहाँ पर धूल भरी आंधी चलती हैं तो जो मिट्टी है वो एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर टीले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तीसरा जो अपरदन है वो कृषि द्वारा अपरदन, यानी कृषि के द्वारा भूमि का अपरदन होता है। इसमें क्या करता है? रासायनिक उर्वरक डाल दिया जाता है। चौथा जो अपरदन है भूमि का वो है वनों की कटाई। जैसे ही वनों की कटाई की जाती है तो यहाँ से जो जमीन है, जो मिट्टी है वो उड़ करके दूसरे स्थानों पर जल जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है? मृदा है वो अनउपजाऊ हो जाती है। पांचवा जो फैक्ट है वो है पशुचारण। अत्यधिक पशुचारण से भी ये जो भूमि है उसका जो है अपरदन होता है। छठवां जो है हमारा खनन है, जैसे खादानों खोदना, उद्योगों को निर्माण करने के लिए इस भूमि का जो है अपरदन करना।
अब भूमि को किस तरह से बचाया जा सके उसके हम तरीके देंगे। तो सबसे पहला हमारा सही संरक्षण उपाय होगा सही तरीके से कृषि करना, यानी खेती को एक सही तरीके से करना, रासायनिक उर्वरक का कम प्रयोग करना। दूसरा जो पानी की रोकथाम की स्वचालित प्रणाली को अपनाना। तीसरा जो है वनों को कतारों में लगाना, जिससे क्या है वायु प्रदूषण से भूमि को बचाया जा सके। चौथा जो खनन तथा निर्माण कार्य पर नियंत्रण करना, यानी जो खनन है उसको कम करना तथा निर्माण कार्य को सही रूप से करना। पांचवा जो है पशुचारण भूमि का सही रूप से उपयोग करना। विद्यार्थियों ये था समकालीन भारत का पहला चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।